बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यंग डॉक्टर्स। आज का हमारा लेक्चर है एसिड बेस बैलेंस पे। एसिड बेस बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा क्योंकि इधर से एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन लाजमी आता है। तो एसिड बेस बैलेंस को स्टार्ट करने के लिए उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक्स बताऊंगा कि बेसिक क्या होता है। तो एसिड क्या होता है? एसिड वो चीज है, वो क्या कंपाउंड है जो क्या करे, एच पॉजिटिव या प्रोटॉन को रिलीज करे। वो केमिकल या वो, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो प्रोटॉन्स को रिलीज करे उसको हम कह सकते हैं एसिड। और बेस हमारे पास वो कंपाउंड है जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करे, जबकि हमारे पास जो एसिड है वो हमारे पास वो कंपाउंड है जो एक प्रोटॉन को रिलीज करे। जो एसिड होता है वो जो है प्रोटॉन को जब रिलीज करता है तो बेस के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो क्या करे कि प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर ले। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि एसिड ने क्या करना है कि हाइड्रोजन आयन रिलीज करने हैं, प्रोटॉन रिलीज करने हैं, और बेस ने क्या करना है कि हाइड्रोक्सिल आयंस को रिलीज करना है। देन थोड़ा सा बात कर लेते हैं बफर्स की। पहले बफर क्या होता है? बफर हमारे पास ऐसा एक सोल्यूशन है जो कि रेजिस्ट करता है एनी चेंज इन द पीएच व्हेन अ वीक एसिड और बेस इज एडेड। तो वो क्या करेगा? पीएच को चेंज नहीं करेगा। अगर ब्लड की पीएच है 7.4 तो उसके अंदर ब्लड इज अ बफर, उसके अंदर अगर थोड़ा सा हम एसिड डाल देंगे या थोड़ी सी बेस डाल देंगे तो ब्लड ऐसा बफर है कि वो उसकी अपनी जो पीएच है उसको चेंज नहीं करने देगा। तो ये हमारे पास है कि बफर क्या होते हैं। देन आते हैं कि हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन क्या होती है। आपने एफएससी में पढ़ा होगा ये इक्वेशन के बारे में। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। किस तरह? इसमें हमारे पास पीएच इज इक्वल टू पी के ए। ये जो पी के ए है ये हमारे पास है एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट है, प्लस लॉग ऑफ बेस की कंसंट्रेशन ओवर एसिड की कंसंट्रेशन। अब अगर हम बात करें बाइकार्बोनेट बफर की, तो बाइकार्बोनेट बफर में हमारे पास बेस होता है HCO3 नेगेटिव और एसिड होता है हमारे पास H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो अगर हम इस इक्वेशन में बेस की जगह HCO3 पुट करें और एसिड की जगह H2CO3 पुट करें तो इसका जो बाइकार्बोनेट आयन का जो pKa है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वो हमारे पास होता है 6.1। तो इससे हम क्या करते हैं कि पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं बाइकार्बोनेट आयन बफर्स की, कि वो किस तरह पीएच को मेंटेन कर रहा है। देन अब इसी में अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास कार्बोनिक एसिड है इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। क्यों मेजर नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो कार्बोनिक एसिड है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में होता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और कार्बोनिक एसिड कंसंट्रेशन दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे होते हैं। इस वजह से हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इसको अल्टरनेटिव वे में मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारे पास 5.3 किलो पास्कल है या इसको 40 mmHg कहते हैं, इसको अगर हम सोलिबिलिटी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो सोलिबिलिटी कांस्टेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमारे पास होता है 0.23। अब ये होता है हमारे पास, अगर इसको हम mmHg में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बनता है 0.03। इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इक्वल होगी कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन के। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि हेजलबर्ग इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर लेते हैं पीएच को ऑफ द बफर। देन बात करते हैं हम जो तीन हमारे पास मेजर बफर्स हैं। एक है हमारे पास बाइकार्बोनेट बफर, दूसरा हमारे पास फॉस्फेट बफर एंड द थर्ड इज अमोनिया बफर। सबसे पहले बात करते हैं फॉस्फेट बफर क्या होता है। फॉस्फेट बफर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसकी अगर पीके वैल्यू की बात करें, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें तो वो है हमारे पास 6.1। इसका और क्या फायदा है कि इसमें H पॉजिटिव आयन की सिक्रीशन बहुत ज्यादा होती है और ये क्या करता है 60% ऑफ द ब्लड बफरिंग कैपेसिटी को ये मेंटेन करता है। ये होगी। अब किडनी और एरिथ्रोसाइट्स में इसका क्या क्या रोल है? अब
किडनी और एरिथ्रोसाइट्स में क्या है, आरबीसीज में हमारे पास एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज या कार्बोनिक डिहाइड्रेटेज। ये एंजाइम है, ये क्या करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्राइड, तो ये हमारे पास बनाता है कार्बोनिक एसिड विच डिसोसिएट टू फॉर्म H पॉजिटिव एंड HCO3 बाइकार्बोनेट एंड H पॉजिटिव आयन ये बना देता है। तो किडनीज और एरिथ्रोसाइट्स में एसिड बेस बैलेंस करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब इन अ नॉर्मल पर्सन जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 5.3 किलो पास्कल और 40 mm ऑफ Hg। और अगर हम बाइकार्बोनेट्स की बात करें तो बाइकार्बोनेट्स 25 मिलीमोल पर लीटर है। तो ये हमारे पास नॉर्मल आ गया। अगर ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करें, pKa हम 6.1 पुट करें तो हमारे पास जो pH आएगी ब्लड की वो आएगी 7.4। तो इस तरह हम क्या करते हैं, pH को कैलकुलेट कर लेते हैं जब हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज हमें पता हो। देन हम बात करते हैं कि आरबीसीज में किस तरह जो है बायोकार्बोनेट आयन बफर काम कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड थी एक्स्ट्रा सेलुलर, जब अब कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा सा इससे पहले लंग्स का मैं आपको रोल बता दूं। लंग्स में क्या होता है कि हम एयर को इनहेल करते हैं, जब एयर को इनहेल करते हैं तो वहां से जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास ब्लड में मिक्स हो जाती है। जब ये ऑक्सीजन हमारे पास ब्लड से जाती है पेरिफेरल टिश्यूज तक जाती है तो ब्लड से निकल के टिश्यूज में चली जाती है। टिश्यूज में मेटाबॉलिज्म होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड देन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टिश्यूज से मूव करती है ब्लड में, ब्लड से दोबारा ये आती है लंग्स में और लंग्स से क्या होती है, एक्सपायर आउट हो जाती है। अब उसमें हमारे पास आरबीसीज किस तरह रोल प्ले कर रहे हैं वो हमने देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड थी टिश्यूज में बनी, वहां से अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इट केम इनटू द आरबीसीज, आरबीसीज में आ गई। आरबीसीज में हमारे पास पड़ा हुआ है वाटर, ये वाटर के साथ कंबाइन करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो ये बना देगी कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा कार्बन बाइकार्बोनेट एंड H पॉजिटिव के साथ। ये जो बाइकार्बोनेट्स है, अब इंट्रासेल्यूलर जो आरबीसीज है उसके अंदर बाइकार्बोनेट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां से जो बाइकार्बोनेट्स हैं ये हमारे पास मूव करेंगे आउटसाइड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में, और इसी के साथ हमारे पास जो क्लोरीन है वो आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेगी, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम क्लोराइड शिफ्ट। इसमें क्या हो रहा है कि बाइकार्बोनेट आयन आउटसाइड मूव कर रहे हैं और क्लोरीन इनसाइड मूव कर रही है, ताकि अंदर का जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो इक्वल रहे। नेगेटिव आयन बाहर जा रहा है और नेगेटिव आयन ही अंदर आ रहा है, तो जो हमारे पास अंदर की कंसंट्रेशन है नेगेटिव कंसंट्रेशन वो क्या रहती है, कांस्टेंट। अब ये जो H पॉजिटिव आयन बना था, अब जो हमारे पास आरबीसीज है उसके अंदर हमारे पास हेमोग्लोबिन भी तो है, तो ये जो H पॉजिटिव है ये हेमोग्लोबिन के साथ कन्वर्ट का मिलके क्या बन जाता है, HbHb। तो ये हमारे पास H पॉजिटिव हेमोग्लोबिन के साथ मिलके क्या बन जाता है, HHb, हेमोग्लोबिन हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। अब जब ये एक था पेरिफेरल टिश्यूज के पास, जैसे ये लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा तो ऑपोजिट इफेक्ट होगा। बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो ये इसमें क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां से डिसोसिएट होगा, अलग होगा, बाइकार्बोनेट आयन बाहर से अंदर जाएंगे। जब ये लंग्स के पास जाएगा तब की मैं बात करूं, बाइकार्बोनेट आयन बाहर से क्या करेंगे, अंदर मूव करेंगे, क्लोराइड अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, फिर वही क्लोराइड शिफ्ट हो जाएगा। ये बाइकार्बोनेट आयन और ये हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर लंग्स के जरिए क्या हो जाएगी, एक्सपेल हो जाएगी। तो ये हमारे पास आरबीसीज में किस तरह मैकेनिज्म हो रहा है हमारे पास कि H पॉजिटिव आयन बना और वो किस तरह चला निकल गया, तो ये एसिड बेस उसमें किस तरह मेंटेन हो रही है, रेगुलेशन किस तरह हो रही है, तो ये आरबीसीज में था। अगर हम बात करें किडनीज की, तो किडनीज में दो तरह के बाइकार्बोनेट्स के प्रोसेस हो रहे हैं। एक है हमारे पास बाइकार्बोनेट रिक्लेनेशन, मतलब बाइकार्बोनेट जो है वो सारे के सारे जितने बने हैं वो सारे रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, और दूसरा हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन जनरेशन,
कि किस तरह बाइकार्बोनेट आयन जनरेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइकार्बोनेट आयन रिक्लेनेशन के। बाइकार्बोनेट आयन जो बने वो किस तरह रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। अब यहां से क्या हुआ, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन इन द सेल्स, जो ट्यूबुलर सेल्स है उसके अंदर इंक्रीज हुई, वो हमारे पास वाटर के साथ मिलके फिर कार्बोनिक एसिड बनाया। ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हुआ बाइकार्बोनेट और H पॉजिटिव के अंदर। ये जो बाइकार्बोनेट था ये जहां से क्या हुआ, ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो गया। किधर अब्जॉर्ब हो गया, ब्लड के अंदर। अब क्या हुआ, और ये जो H पॉजिटिव था ये यहां से एक ट्रांसपोर्टर है जिसके जरिए H पॉजिटिव इनटू द ल्यूमन में चला जाता है, और वहां से क्या होता है, सोडियम जो है वो हमारे साथ मूव करता है इनसाइड द ट्यूबुलर सेल्स। क्या है, H पॉजिटिव आयन यहां से इधर मूव किया और इसके नतीजे में जो हमारे पास सोडियम है उसने जो किडनी ट्यूब्यूल्स हैं वहां से ल्यूमन में मूव किया। अब जब ये सोडियम मूव कर दिया, यहाँ पे बाइकार्बोनेट था, तो सोडियम जब बाहर जाएगा तो वो हमारे अपने साथ क्या करेगा, बाइकार्बोनेट आयन को बाहर लेके जाएगा और ब्लड में क्या करेगा, अब्जॉर्ब करा देगा। अब जब ये ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएगा, देन जब ब्लड इधर आएगा, अगेन जो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है उसमें जब ब्लड आएगा तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये वहां से फिल्टर हो जाएंगे, और जो सोडियम था वो भी वहां से क्या हुआ, फिल्टर हो गया। सोडियम अगेन यहाँ से मूव करेगा इनसाइड द ट्यूबुलर सेल और ये एक साइकिल चलाता रहेगा। जबकि जो बाइकार्बोनेट आयन थे अब्जॉर्ब हुए, वो जो H पॉजिटिव आयन ट्यूबुलर सेल से ल्यूमन में गया था उसके साथ कंबाइन हुए और H2CO3 बना दिया। ये H2CO3 फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मौजूदगी में टूटा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना दिया। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये हमारे पास क्या हुआ कि दोबारा इंटू द ट्यूबुलर सेल्स में अब्जॉर्ब हो रहा और वाटर क्या होगा, एक्सक्रीट हो गया। अब इस सारे प्रोसेस में हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन जो बने हैं वो सारे क्या हो गए हैं, रीअब्जॉर्ब हो गए। यहाँ से बना ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पे आया, यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड में आया, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये दोबारा जब सेल्स में जाएगी वहां से दोबारा बाइकार्बोनेट्स बनाएगी और ये एक साइकिल चलता रहेगा, जिसे कहते हैं बाइकार्बोनेट रिक्लेनेशन। मतलब बाइकार्बोनेट्स आयन जितने बने थे वो सारे अब्जॉर्ब हो गए। देन बात करते हैं कि बाइकार्बोनेट जनरेशन, कि जो बाइकार्बोनेट आयन बने थे उसमें से कितने जो H पॉजिटिव आयन का लॉस हुआ है वो किस तरह हो रहा है। जो हमारे पास सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वो हमारे पास कंबाइन हुई वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट, कार्बोनिक एसिड बनाया, कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट हो गया H पॉजिटिव और HCO3 बाइकार्बोनेट्स में। ये H पॉजिटिव अगेन पंप हुआ इनटू द ट्यूबुलर ल्यूमन, ल्यूमन में पंप हो गया, और सोडियम वहां से क्या हुआ, इनटू द ट्यूबुलर सेल्स में पंप हो गया। सोडियम यहां से बाहर जाएगा तो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन को भी बाहर लेके जाएगा, ठीक हो गया। अब ये जो H पॉजिटिव आयन हमारे पास ल्यूमन में, ट्यूबुलर ल्यूमन में आ गया था, ये कंबाइन होगा, एक हमारे पास बेस होती है, कोई भी बेस आई उसके साथ ये H पॉजिटिव आयन कंबाइन हुआ और एक बेस और H पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स बना, और ये हमारे पास क्या होगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास H पॉजिटिव आयन जो यहां से बना था वो एक्सक्रीट हो रहा है। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें यह था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनी वही दोबारा यूज होके इधर आई और इधर से दोबारा फिर इधर आ गई सेल्स में और दोबारा वो यूज हो रही है। जबकि इसमें क्या था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड है, एक ये डिफरेंस हो गया। दूसरा इसमें डिफरेंस है कि ये वाला इसमें नोट नेट गेन ऑफ, ना गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है H पॉजिटिव का, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि H पॉजिटिव का लॉस हो रहा है। तो किसी भी टाइप का हमारे पास एसिडोसिस होगा उसको ट्रीट करने के लिए ये हमारे पास जो बाइकार्बोनेट रिक्लेनेशन है वो काम नहीं आएगी। जबकि जो बाइकार्बोनेट जनरेशन है वो किसी भी टाइप का जो हमारे पास एसिडोसिस होगा, आगे हम जाके पढ़ेंगे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें एसिडोसिस है, अल्कोलोसिस है। तो जो बाइकार्बोनेट आयन जनरेशन है वो क्या करेगी कि किसी भी टाइप का एसिडोसिस है उसको ट्रीट करने के लिए ये हमारे पास प्रोसेस काम में आते हैं। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा ओवरव्यू बाइकार्बोनेट बफर का कि वो किस तरह काम करता है, आरबीसी किस तरह टिश्यूज में काम कर रहे हैं और किस तरह लंग्स में जाकर काम कर रहे हैं।
किडनीज में किस तरह बाइकार्बोनेट टाइम रीअब्जॉर्ब हो रहा है, किस तरह एन एच पॉजिटिव आयन की जनरेशन हो रही है, वो सारा आपको मैंने बता दिया। देन बात करते हैं कि फोस्फेट बफर पेयर की। फोस्फेट बफर हमारे पास यूरेनरी बफर दो तरह के हैं मेनली। अगर यूरेनरी बफर की बात करें तो एक हमारे पास फोस्फेट बफर है और एक हमारे पास अमोनिया बफर है। ये है यूरेनरी बफर। अब जो फोस्फेट बफर है उसकी पीके वैल्यू हमारे पास 6.8 है, जो कि वेरी क्लोज टू 7.4 जो कि पीएच है हमारे पास ब्लड की। तो ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत कम है। अगर हम इसकी हेंडरसन इक्वेशन को देखें तो पीएच इज इक्वल टू 6.8, जो पीके वैल्यू है 6.8 प्लस लॉग ऑफ, ये हमारे पास बेस है मोनोहाइड्रिक फोस्फेट, और ये हमारे पास डाइहाइड्रिक फोस्फेट है जो कि हमारे पास एक्ट करेगा एज एसिड। ये किस तरह बेस टू एसिड कन्वर्ट हो रहा है वो सारा प्रोसेस बताता हूं आपको मैं। अब जब जो पीएच है वो हमारे पास हो जाए लेस देन 5.5, इन एनी केस पीएच हमारे पास यूरेनरी पीएच कम होगी, 5.5 से कम हो गई, तब क्या होगा, ये कम कैसे होगी? अगर सेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन हो कार्बोनेट एनहाइड्रेज की मौजूदगी में कार्बोनिक एसिड बनाया, कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट हो गया बाइकार्बोनेट और एच पॉजिटिव, और ये एच पॉजिटिव जो आके हमारे पास जो ट्यूबुलर ल्यूमन है उसके अंदर आके स्टे कर लिया इसने। एच पॉजिटिव आयन यहाँ से इधर मूव किया और इधर एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास पीएच एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने की वजह से पीएच हमारे पास ड्रॉप हुई, और अगर ये पीएच 5.5 से कम होगी तो फिर क्या होगा? जो हमारे पास बोन्स हैं, बोन्स में हमारे पास होता है फोस्फेट, तो बोन से फोस्फेट रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ मोनोहाइड्रिक फोस्फेट HPO4। ये हमारे पास किडनीज में आएगा, फिल्ट्रेट होगा, ये HPO4 इस H पॉजिटिव के साथ मिलेगा और डाइहाइड्रोफोस्फेट बना देगा, और ये जो डाइहाइड्रोफोस्फेट है ये देन एक्सक्रीट होगा और जो हमारे पास एसिडोसिस है उसको क्या करेगा? कम करेगा। ठीक हो गया। बाकी सोडियम का और H पॉजिटिव का वही कनेक्शन है कि सोडियम अंदर आएगा और H पॉजिटिव बाहर जाएगा, फिर सोडियम यहां से बाहर जाएगा तो साथ बाइकार्बोनेट्स को भी बाहर लेके जाएगा। तो ये थोड़ा सा था कि फोस्फेट बफर का। अब फोस्फेट बफर के साथ साथ अमोनिया बफर भी काम कर होता है। ये हमारे पास दूसरा यूरेनरी बफर है। ये किस तरह काम करता है? सबसे पहले अगर इसकी मैं पीके की वैल्यू आपको बताऊं तो इसकी पीके वैल्यू हमारे पास है 9.8, जो कि हमारे पास अल्कली की तरफ चली जाती है। अब ये काम कैसे करता है? हमारे पास जो सेल्स है उसमें होता है हमारे पास ग्लूटामीन। ये ग्लूटामीन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिनेज एंजाइम है, उसकी मौजूदगी में ये ब्रेक होता है अमोनियम आयन और ग्लूटामेट के अंदर। ये जो अमोनियम आयन है ये हमारे पास ट्यूबुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, तो फर्स्ट ये हमारे पास जो अमोनियम आयन है ये कन्वर्ट होता है अमोनिया में। देन ये जो अमोनिया है ये हमारे पास यहां से मूव करके ट्यूबुलर ल्यूमेन में आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब अमोनिया तो यहाँ पे आ गया, अब H पॉजिटिव किस तरह आएगा? H पॉजिटिव जो सेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड है, ट्यूबुलर सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वाटर के साथ मिली कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मौजूदगी में कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो गया H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव। ये H पॉजिटिव सोडियम को के काउंटर ट्रांसपोर्ट में सोडियम इनसाइड मूव करेगा, H पॉजिटिव बाहर मूव करेगा, और फिर सोडियम और जो बाइकार्बोनेट है वो को ट्रांसपोर्ट करेंगे और दोनों बाहर मूव करके रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। अब ये जो H पॉजिटिव है जो ट्यूबुलर ल्यूमेन में आ गया है, ये H पॉजिटिव कंबाइन करेगा NH3 जो अमोनिया उसके साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? अमोनियम आयन बना देगा। ये H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन हुआ और अमोनियम आयन बना दिया। जब ये अमोनियम आयन बन जाएगा फिर जो किडनी से फिल्ट्रेट हो गया है क्लोराइड आयन फिल्ट्रेट हुआ, वो इस अमोनियम आयन के साथ कंबाइन होके NH4Cl बना देगा, जो कि क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इस तरह अमोनिया बफर काम करता है। अब ये जो ग्लूटामेट बना था इसका क्या है, ये कैसे आगे फर्दर होगा? इसकी ग्लूटामेट की डीअमाइनेशन होगी, ये हमारे पास बन जाएगा 2-ऑक्सैलोग्लूटारेट में। अब ये 2-ऑक्सैलोग्लूटारेट है, ये H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? ग्लूकोनेयोजेनेसिस के प्रोसेस में इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज में हेल्प करेगा।
तो इस तरह हमारे पास अमोनियम आयन, किस तरह अमोनिया बफर काम करता है वो था कि अमोनिया ग्लूटामेट से अमोनियम बना, अमोनियम आयन, वहां से अमोनिया बना, अमोनिया फिल्टर होके ल्यूमेन में आ गया। अब जब ल्यूमेन में आया तो H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन होकर ये अमोनियम आयन बन गया। अब जब ये अमोनियम आयन बन गया तो ये इससे इधर मूव नहीं कर सकता, ये क्रॉस नहीं करेगा ल्यूमेन सेल्स को, तो अमोनियम आयन यहाँ पे स्टे करेगा। फिर क्लोराइड आएगा, क्लोराइड के साथ मिलेगा और अमोनियम क्लोराइड बना के ये क्या कर दिया, एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इस तरह ये भी हमारे पास बफर एक्ट कर रहा है हमारे पास एसिड बेस बैलेंस में, क्योंकि एसिड H पॉजिटिव आयन को ये रिमूव कर रहा है। फॉस्फेट बफर भी H पॉजिटिव आयन को रिमूव कर रहा था, और जब बाइकार्बोनेट आयन बफर भी H पॉजिटिव आयन को रिमूव कर रहा था। तो ये था थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि किस तरह हमारे पास 3 टाइप ऑफ बफर्स हैं। बाइकार्बोनेट आयन बफर किस तरह काम करता है, आरबीसीज में किस तरह काम करता है, और हमारे पास किडनीज में जाके क्या काम करता है, फॉस्फेट बफर का किडनी में क्या रोल है, और अमोनियम बफर का किडनी में क्या रोल है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो एसिड बेस के डिसऑर्डर्स हैं, वन बाय वन हम वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। बेसिक था, एसिड को हम डिफाइन किया, बेस को किया। ये जो चीजें हैं ये आपने एफएससी तक पढ़ी भी होती हैं, बेस के बारे में, एसिड के बारे में, बफर्स के बारे में, और हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन के बारे में भी आपने पढ़ा होता है। तो अगर आपको इसमें किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।